शकुंतला अपनी बहू सीमा से बेहद परेशान थी। सीमा पूरे दिन घर का काम करने के बाद भी साफ सफाई नहीं रख पाती थी। जो कोई भी शकुंतला के घर आता, वह शकुंतला का घर देखकर उसकी बहू की बुराई जरूर किया करता था। एक रोज शकुंतला के घर विमला का आना होता है। विमला घर के अंदर आते ही शकुंतला के गंदे से घर को देखकर अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी नाक पर रख लेती है। अरे क्या हो गया? मेरे घर में आते ही ऐसे नाक पर साड़ी का पल्लू क्यों रख लिया? जैसे आज से पहले तो तू मेरे घर ही नहीं आई है। मैं तेरे घर पे तो रोज आती हूँ, लेकिन तुझे ये भी कहती हूँ कि घर साफ रख ले, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है। ये तो तू ठीक कह रही है। मैं तो अपनी बहू को कह कह कर थक चुकी हूँ कि बहू घर साफ कर ले, लेकिन वो है कि कोई काम करने का नाम ही नहीं लेती है। और तू भी कैसी सास है जो अपनी बहू को एक बात भी नहीं कहती है, बहू काम कर ले, घर साफ कर ले। अरे सास है तो थोड़ा तो रौब दिखा अपना। अरे मैं तो कह कह कर थक गई हूँ। ये देख, आ गई बहू। देख रही है, विमला भी कह रही है कि घर कितना गंदा है, तू घर साफ क्यों नहीं करती? क्या तू अपने मायके में ऐसा ही घर गंदा रखती थी? अरे शकुंतला की बहू, तुझसे घर साफ नहीं रखा जाता है क्या? अब ये घर अकेला मेरा तो नहीं है जो मैं घर को साफ रखूं। इस घर में तो माँ जी भी रहती है, मेरी ननद भी रहती है, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो घर को साफ रखे? अरे शकुंतला, तेरी बेटी कहाँ है? तू अपनी बेटी को कहा करना कि वो घर का काम काज कर दे। जब भी देखती हूँ बाहर घूमती ही रहती है। तू अच्छे से जानती है कि बहू के आने के बाद बेटियां घर का काम नहीं करती, और कल को उसकी भी जहाँ शादी होगी उसे भी अपने ससुराल में काम काज करना ही है। इस मारे मैं भी उसे कुछ नहीं कहती हूँ। सच कहूँ तो इसमें तेरी ही गलती है। जब तू अपनी बेटी को काम करने के लिए नहीं कहेगी, घर सफाई करने के लिए नहीं कहेगी, तो वो कैसे करेगी? और तू है कि अपने सारे इल्जाम अपनी बहू पे डालती है। अरे अभी तो तेरे हाथ पैर भी अच्छे हैं, तो तू ही क्यों नहीं कर लेती है साफ सफाई? अरे मुझसे तो अब कोई काम नहीं होता है, और अगर धूल नाक में चली भी जाए तो मेरी तो सांसें ही रुक जाती है। विमला शकुंतला को समझाकर चली जाती है, लेकिन अब जल्द ही शकुंतला की बेटी रूही के लिए रिश्ता आता है और अचानक ही लड़के वाले लड़की के घर आ धमकते हैं। नमस्ते बहन जी, क्या ये शकुंतला जी का घर है? हाँ हाँ, मैं ही हूँ शकुंतला। कहिए क्या काम है आपको? और आपको मैंने पहचाना नहीं। जी बहन जी, वो मैं आपकी बेटी को देखने आया था। कुछ समय पहले रिश्ता भेजा था ना। अच्छा भाई साहब, अब याद आया। वैसे आप बता कर आते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अब आए ही हैं तो बैठ जाइए। शकुंतला इतना कहने के बाद सोफे पर रखा गंदा कपड़ा और टॉवल सब हटाने लगती है और घर को देखकर लड़के का पिता मन ही मन सोचने लगता है, कितना गंदा घर है, चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। और वाकई रत्ती भर साफ सफाई नहीं है। आखिर कैसे रहते हैं ये लोग यहाँ पर? और इतनी बदबू आ रही है, इनको नहीं आती क्या? आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। बच्चे तो ऑफिस गए हैं और मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं। शकुंतला तुरंत ही अपनी बहू को यह बताकर आती है कि रूही को लड़के वाले देखने आए हुए हैं, लेकिन रूही घर पर नहीं है और पूरा घर बहुत गंदा है। माँ जी, तो आपको भी बताना चाहिए था ना कि लड़के वाले आने वाले हैं। घर तो वैसे ही बहुत गंदा रहता है और आज कुछ ज्यादा ही गंदा है। आप चलिए, मैं नाश्ते पानी की व्यवस्था करती हूँ। अब शकुंतला लड़के के पिता से बातचीत करने लगती है। थोड़ी देर बाद सीमा लड़के के पिता के लिए चाय और पानी एक साथ लेकर आती है। जैसे ही लड़के का पिता पानी का ग्लास उठाकर पानी पीने लगता है, तो वह देखता है कि ग्लास बेहद गंदा है और वह अपने मन में बोलता है, अरे ये पानी का गिलास और इसके अंदर का पानी कितना गंदा है। अब मैं क्या करूं? उठा तो लिए, अब पीऊंगा कैसे? एक काम करता हूँ और नाटक करता हूँ खांसने का। अब लड़के का पिता खांसने का नाटक कर ग्लास को टेबल पर रख देता है और शकुंतला उससे चाय पीने की जिद करती है। तभी लड़के का पिता चाय से भी मना कर देता है। नहीं, अब मुझे खांसी लगी रहने दीजिए। अब वैसे बिटिया नजर नहीं आ रही। कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, अगर पहले से बता दिया होता तो उसे रोक लेती। उसे कॉलेज का कुछ काम था तो उसी काम से बाहर गई है। वैसे बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, एक बात कहूँगा, आपका घर वैसे बहुत गंदा है।
अरे साफ सफाई क्यों नहीं करती हैं आप? हाँ हाँ, घर की सफाई का काम चल रहा था, तभी इतना फैला हुआ है सामान। और अगर आपने बताया होता तो ये साफ सफाई किसी और दिन कर लेते। शकुंतला और लड़के के पिता के बीच बातचीत हो रही थी। तभी शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे क्या बात है शकुंतला, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। बताया नहीं कि तेरा भी कहीं टाका भिड़ा हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? अरे बता भी दे, कौन है ये गबरू जवान? वैसे देखने में तो ज्यादा ही सुंदर लग रहा है। देखिए बहन जी, आपको गलतफहमी हो रही है। अब मेरा और कुछ भी नहीं चल रहा है। अब बल्कि अब मैं तो यहाँ रिश्ते के लिए आया था। किसके रिश्ते के लिए? अगर आप यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं तो शकुंतला तुझे घर तो साफ करना ही चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं, अचानक आया हूँ इसलिए साफ सफाई देख लिया। अब फैला हुआ है सब कुछ और मेरा आना गलत समय पे था, ये मुझे थोड़ी पता है। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा ही है। तू भी कुछ भी बोलती है, बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोला कर। अरे भाई साहब, दरअसल ये मेरी पड़ोसन है और इसे मजाक करने की आदत है और कोई बात नहीं है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। मुझे तो लगा कि ना जाने कौन आ गया। अच्छा तो चलता हूँ बहन जी, और फिर कभी मुलाकात होगी। इतना कहने के बाद लड़के का पिता वहाँ से चला जाता है। लड़के के पिता के जाने के बाद विमला शकुंतला से कहती है, देखा ना घर गंदा रखने का नतीजा। अरे उन्होंने तो आपके घर की चाय भी नहीं पी, और वो तेरी बेटी को अपने घर की बहू कैसे बना लेगा? कम से कम घर तो साफ रखा कर। वो इतना भी नादान नहीं है कि वो ना समझे कि तेरे घर के गिलास का पानी तक गंदा है। बात तो तेरी 100% सही है, लेकिन मैं क्या ही करूं? इन लोगों को तो कह कहकर मैं थक चुकी हूं कि घर साफ रखा कर, घर साफ रखा कर, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तेरी बेटी की शादी तो होने से रही। कोई भी उसे अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। अरे वो तो वैसे भी निकम्मी है, काम धंधा करती नहीं है। तेरी बहू तो महाकामचोर है, महाकामचोर। अब अगले दिन शकुंतला को फोन आता है कि लड़के वालों ने रूही को शादी के लिए मना कर दिया है, और कारण ये है कि उनका घर साफ नहीं है और इस वजह से वे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। ना मेरी बेटी सुनती है और ना मेरी बहू मेरी एक सुनती है, और इस बुढ़ापे में मैं क्या ही करूं? कुछ समझ नहीं आता मुझे। अब क्या हुआ माँ जी, क्यों अपना सर पीट रही हैं आप? तेरी वजह से रूही का रिश्ता टूट गया। कल लड़के का पिता आया था ना घर पर, तो उसने कहा कि लड़की का घर साफ नहीं। अगर लड़की घर पर रहकर घर साफ नहीं कर सकती, उसके परिवार वाले ऐसे रहते हैं, तो हमारे घर आएगी तो लड़की कैसे रहेगी? इसलिए उन्होंने ये रिश्ता मना कर दिया। इतना बड़ा घर है माँ जी, थोड़ा थोड़ा काम हम तीनों मिलकर भी करेंगे तो ये काम पूरे दिन में क्या 2 घंटे में हो जाएगा। लेकिन कुछ कोई करना ही नहीं चाहता है, और अकेले में मैं कब तक क्या क्या कर लूंगी? आपको भी तो समझना चाहिए ना। अगर तू कहती है बहू, तो मैं भी तेरे काम में हाथ बटा दिया करूंगी, और रूही को आने दे। उसे कहती हूँ वो भी काम धंधा करे कुछ। आपने तो ननद जी को सर पर चढ़ा रखा है, 1 मिनट घर में रहने का नाम नहीं लेती हैं, और आप कहती हैं कि सारा किया धराया मेरा है। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, लेकिन ये पूरा घर मेरे जिम्मे तो नहीं है ना। देर से ही सही, लेकिन अपनी बहू के समझाने पर शकुंतला को भी एहसास होता है कि ये घर सिर्फ उसकी बहू का ही नहीं, बल्कि शकुंतला की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने घर को साफ सुथरा रखे। मधु अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली में रहती थी। मधु एक स्कूल टीचर थी। एक दिन सुबह के समय वो टीवी ऑन करके हॉल में बैठी न्यूज देख रही होती है। तभी उसका पति अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर हॉल में आता है और मधु से कई बार नाश्ते के लिए बोलता है, लेकिन मधु टीवी देखने में इतनी बिजी होती है कि उसे अजय की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। तभी अजय सोफे से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देता है। अजय जी, आपने ये क्या किया? रिमोट दीजिए ना, कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी, आपने टीवी ही बंद कर दिया। ऐसा भी कोई करता है क्या? तो तुम्हारे जैसा बहरा बन के कोई बैठा है क्या? मैंने इसलिए टीवी बंद कर दिया ना, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, लेकिन तुम तो सुन ही नहीं रही। हाँ, नहीं सुना होगा, मैं न्यूज देखने में बिजी थी। अब जल्दी से रिमोट दीजिए या पूरी न्यूज निकल जाएगी, तब देंगे। निकल जाने दो, वैसे भी तुम्हारे न्यूज देखने से ना मुझे क्या फायदा। हमेशा हर चीज में अपना फायदा ही देखते हैं आप, कभी किसी और का भी फायदा देख लिया कीजिए।
मेरे पास ना दूसरों के लिए टाइम नहीं है। तुम जल्दी से नाश्ता दे दो मुझे, मैं निकलो ऑफिस के लिए, वरना मैं ही ऑफिस की ना ब्रेकिंग न्यूज बन जाऊंगा। पहले रिमोट दीजिए, उसके बाद सोचूंगी, तभी चाहे आपको कुछ खाने को मिले। नहीं, पहले नाश्ता दो, उसके बाद तब मैं भी ना सोचूंगा कि तुम्हें रिमोट देना है या नहीं। अजय और मधु आपस में रिमोट को लेकर लड़ ही रहे होते हैं कि तभी मधु की सास कावेरी वहाँ आती है और अजय के हाथों से रिमोट लेकर मधु को दे देती है। मिल गया ना रिमोट, अब जाकर अपने पति के लिए नाश्ता लेकर आ, उसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ, आपने ये सही नहीं किया, हमेशा अपनी बहू का साथ देती हो, कभी अपने बेटे का भी साथ दे दिया करो। मैंने जो किया सही किया। जब तुझे पता है कि बहू को न्यूज पसंद है तो उसकी टीवी बंद करने की क्या जरूरत थी? पंगे भी तू ही लेता है ना। माँ जी, मैं भी इनको यही कह रही थी, लेकिन इन्हें मेरी बात समझ में कहाँ आती है। अब तेरा काम बन गया ना, अब जा अपने पति के लिए नाश्ता लेकर जा जल्दी से। कावेरी के कहने पर मधु चुपचाप रसोई में चली जाती है और कुछ देर बाद एक थाली में नाश्ता लगाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है और खुद जाकर सोफे पर बैठकर आराम से टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगती है। माँ देखिए, आपकी बहू ना फिर खाली हाथ आकर बैठ गई, नाश्ता लेकर नहीं आई। जाइए, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ है, जाकर कर लीजिए। अगर नाश्ते की थाली यहाँ लेके आ जाती तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी घिस जाती क्या? नहीं, घिस तो नहीं जाते, बस मेरा मूड नहीं किया आपके हाथों में नाश्ता देने का। मधु की बात सुनकर अजय चिढ़ जाता है और गुस्से में उठकर डाइनिंग टेबल पर चला जाता है और नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मधु भी अपने घर के कामों में लग जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन मधु फोन में चंद्रयान लॉन्च होने की खबर सुनती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और भागकर अपनी सास के कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास अपनी पड़ोसन कमला के साथ बातें कर रही होती है। माँ जी, ये देखिए, हमारा भारत कितना बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हमारा भारत फिर से चंद्रयान लॉन्च कर रहा है। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया ना, तो हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। बहू, तू तो इतनी खुश हो रही है जैसे मानो ये चंद्रयान तूने ही तैयार किया हो और तुझे ही अवार्ड मिलेगा अगर ये मिशन पूरा हो गया तो। आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? इस समय का सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार था। इस मिशन से हमारे भारत की शान जुड़ी है, लोगों की उम्मीद है ये, और आप हैं कि इस चीज को इतना हल्के में ले रही हैं। हाँ तो क्या करें, मोहल्ले में मिठाई बांटे इसके लिए। जा यहाँ से, बिना बात के टोक दिया हमें। मैं भूल ही गई थी हम दोनों क्या बातें कर रहे थे। भूल तो मैं भी गई कावेरी कि हम क्या बातें कर रहे थे। माँ जी, आप लोग पंचायत करने के सिवा और कौन सी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को देश दुनिया में क्या हो रहा है इस बात में तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बहू, तो हमारी इंसल्ट कर रही है। तुझे तमीज नहीं है बड़ों से किस तरह बात की जाती है? सुनाने में आप कौन सा कसर छोड़ देती हैं जो मैं छोड़ दूं? मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन मधु अपने स्कूल में पहुँचती है, जहाँ वो टीचर थी। अपने स्कूल फंक्शन में भी सभी टीचर के लिए चंद्रयान पर स्पीच रखवा देती है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी टीचर हैरान रह जाते हैं। तभी उसकी एक सहेली मीना उससे बोलती है, मधु, तू ये क्या कर रही है? ये फंक्शन स्कूल के बच्चों के लिए रखा गया है, इसमें तू हम टीचर्स को क्यों फंसा रही है? इसमें फंसाने वाली क्या बात है? टीचर स्पीच नहीं देती है क्या? और चंद्रयान तो सबसे अच्छा टॉपिक है स्पीच के लिए। लेकिन चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, ये तो सबको पता है। इसमें स्पीच वाली क्या बात है? तुझे तो पता ही है हमारा स्कूल कितना बड़ा है और यहाँ होने वाले सभी फंक्शन को न्यूज चैनल पे दिखाया जाता है। कहीं कुछ गलत निकल गया, बिना बात की इंसल्ट हो जाएगी। क्यों इंसल्ट हो जाएगी? चंद्रयान लॉन्च होने वाला है, सबको पता है। अगर कोई ऐसा होगा जिसे पता नहीं होगा तो हमारे स्कूल के फंक्शन में होने वाली चंद्रयान स्पीच में सबको पता चल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। एक साथ सभी बच्चों बड़ों सबको इनके बारे में पता चल जाएगा कि चंद्रयान लॉन्च होना हमारे भारत के लिए कितने गर्व की बात है। तेरी बात सही है, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। अगर कोई गलती हो गई तो बिना बात के सबके सामने मजाक बनकर रह जाएंगे हम। तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक टीचर होने के नाते बच्चों को अपने देश में हो रहे हर एक नए बदलाव के बारे में बताना हमारा फर्ज है। इसलिए अगर तुम्हें नहीं देना है चंद्रयान पर स्पीच तो मत दो, लेकिन मैं तो दूंगी। हाँ बिल्कुल, खुद तो कुएं में कूदेगी ही, साथ में हमें भी लेके कूदेगी।
मैं सिर्फ एक टीचर होने का फर्ज निभा रही हूँ। इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि कौन सा टीचर कितना अपडेटेड है, क्योंकि जब टीचर ही अपडेटेड नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से होंगे। मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और बच्चों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई भी टीचर चंद्रयान के बारे में अच्छे से नहीं बता पाता है। जिसके बाद मधु का नंबर आता है। चंद्रयान 3 धरती से चांद तक की अपनी यात्रा की शुरुआत करेगा। ये चंद्रमा के लिए भारत का तीसरा मिशन है, जो शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इससे पहले भी भारत ने 2 बार और प्रयास किया था, लेकिन असफल रहा। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। मधु की स्पीच सुनकर वहाँ खड़े सभी स्कूल टीचर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला मधु को टीवी पर देखकर दंग रह जाती है और भागकर उसके घर जाती है और उसकी सास कावेरी को टीवी ऑन करके उसकी बहू की स्पीच सुनवाती है। हे भगवान, लो अब ये मेरी बहू का चंद्रयान इसके स्कूल में भी शुरू हो गया है। इसे लगता है सिर्फ इसे ही हर चीज के बारे में जानकारी है, बाकी लोग तो जैसे पागल हैं दुनिया में। इसीलिए ये सब कुछ चंद्रयान पर प्रवचन देना शुरू कर गई है। लेकिन अच्छा ही तो है कावेरी, इसी बहाने हम जैसी औरतों को जिन्हें चंद्रयान के बारे में कुछ नहीं पता था, कम से कम हमें भी तो पता चल गया ना। वो बात तो सही है तेरी, मेरी बहू हमेशा अपडेटेड रहती है। थोड़ी देर बाद कमला वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और चंद्रयान लॉन्च होने का टाइम आ जाता है। चंद्रयान लॉन्च होते ही मधु फ्रिज से मिठाई निकालकर पूरे मोहल्ले में बांटती है। साथ ही अपनी सास और पति का भी मुंह मीठा करवाती है। बहू, ये मिठाई किस खुशी में खिला रही है? माँ जी, चंद्रयान लॉन्च होने की खुशी में। आपने ही तो कहा था कि जैसा तेरा चंद्रयान लॉन्च होगा ना, उसके अगले दिन ही मिठाई बांट देना, तो बस मैंने बांट दी। मधु की बात सुनकर कावेरी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इस तरह से मधु चंद्रयान लॉन्च की खबर जिन्हें नहीं पता होती उन तक भी पहुंचा देती है। शारदा बेगमपुर गांव में रहने वाली एक सीधी सादी औरत थी, जो कि अपने बेटे राकेश के साथ रहती थी। राकेश का गांव में एक बड़ा होटल था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तभी एक दिन वहाँ रजनी नाम की लड़की आती है। बंद करो ये होटल, यहाँ कोई भी चीज अच्छी नहीं मिलती है, हर चीज में मिलावट है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? दिखाई नहीं दे रहा है, बुलाओ जरा उसको। मैडम शांत हो जाइए और पहले मुझे सारी बात बताइए कि हुआ क्या है। आपके होटल का खाना खाकर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? अभी वो भी हॉस्पिटल में है और मैं आपके ढाबे पर केस करूंगी। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी माँ से पूछने की कोशिश करिए कि उन्होंने ऐसा क्या खाया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, क्योंकि वो एक नहीं जो मेरे होटल का खाना लेकर गई हैं। अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप इस होटल के मालिक हैं? हाँ जी, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। तभी जब मैं आपके होटल की बुराई कर रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे बुरा आपके बोलने का नहीं लग रहा है, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको गलतफहमी हुई है कि आपकी माँ की तबीयत मेरे होटल का खाना खाकर खराब हुई है। आप एक बार अपनी माँ से पूछ लीजिए, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो फिर करवा देना केस मेरे होटल पर। बिल्कुल, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ, छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं किसी को। रजनी राकेश से बहस कर रही होती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी माँ होश में आ गई है। वो राकेश के साथ जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचती है और अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ। बस कल रात में थोड़ा सा मिठाई ज्यादा खा लिया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई और होटल से लाया हुआ खाना भी नहीं खा पाई। ये आप क्या कह रही है माँ? इसका मतलब आपकी तबीयत होटल के खाना खाने से खराब नहीं हुई थी? नहीं बेटी, वो खाना तो वैसे ही रखा हुआ है घर पर। अपनी माँ की बात सुनकर रजनी राकेश की शक्ल देखने लगती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। मैं अपनी माँ की खराब हालत देखकर घबरा गई थी। कोई बात नहीं मैडम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। अगर आपकी जगह मैं होता
तो शायद मैं भी यही करता। राकेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रजनी भी अपनी माँ को लेकर घर वापस आ जाती है। समय बीतता है और समय के साथ राकेश और रजनी रोजाना एक दूसरे से मिलने लगते हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ से इजाजत लेकर राकेश रजनी से शादी कर लेता है। रजनी अपने ससुराल को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तभी एक रोज शाम के समय राकेश होटल से घर लौटता है। तभी शारदा उससे कहती है, बेटा मैं क्या सोच रही हूँ, अपने गांव वालों को बहू के आने की खुशी में गांव वालों को दावत दे दूं, वरना गांव वाले ताना मारेंगे। माँ, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं टाली है, तो आज कैसे टाल सकता हूँ। आपको जो दावत देनी है आप दे सकती हैं, लेकिन बस थोड़ी देर रुक जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन ज्यादा दिन मत लगाना, वरना गांव वाले बात बनाने लग जाएंगे। जी माँ, ठीक है। अपने पति और सास की बात सुनकर रजनी खुश हो जाती है और अपने आप से कहती है, जियो मेरी सासू माँ जी, मैं तो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, आपने मुझे खुद ही रास्ता दे दिया। काश आप जान पाते कि आप जिस दावत की बात कर रही हैं, वो आपकी चोर बहू की पहली दावत है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। शारदा और राकेश दोनों ही इस बात से अनजान थे कि रजनी एक चोर है। एक दूसरे को पसंद करने के कारण राकेश ने उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की। दिन गुजरते हैं। तभी एक रोज शारदा की बहन कम्मो उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। शारदा मेरी बहन, कैसी है तू? मैं चारों धाम गई थी, आई तो पता चला कि तूने राकेश की शादी करवा दी है। हाँ दीदी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ, कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। मैं जल्दी ही आपको बुलाती, अपनी बहू की पहली दावत जो करनी है। कोई बात नहीं, उसमें भी आ जाऊंगी। अब मैं फ्री हूँ, तू कहेगी तो मैं यहीं तेरे घर रुक जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। दीदी, ना जाने कितना समय हो गया है हम दोनों बहनें साथ में नहीं बैठी हैं। हाँ ये तो है, क्या करे, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते हम अपने बारे में सोचना ही भूल गए। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली दीदी, अब आप दावत तक यहीं रहेंगी। अरे देखो दीदी, बातों ही बातों में आपको अपनी बहू से मिलवाना ही भूल गई। ये है राकेश की पत्नी रजनी। रजनी को देखकर कम्मो सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रजनी भी उसे देखकर अपना मुंह छुपाने लगती है। तभी कम्मो कहती है, शारदा, पता नहीं क्यों तेरी बहू की शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है शायद। बुढ़िया की याददाश्त बहुत तेज है, कहीं इसको याद ना आ जाए कि मैं इसी के गांव में चोरी करते पकड़ी गई थी। बहू, क्या तुम मुझसे पहले कभी मिली है? नहीं मौसी जी, मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, बल्कि मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ अभी। दीदी, आप 1 महीने से चारों धाम घूम रही हो, लगता है आपको वहम की बीमारी हो गई है और कुछ नहीं। हो सकता है तू अपनी जगह सही बोल रही हो। मैं सही हूँ बहू, ये मौसी जी का सामान अंदर कमरे में रख दे जाके, अब दावत तक मौसी जी मेरे साथ ही रहेंगी। ये बात सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सामान का थैला ले जाकर कमरे में फेंक देती है। तभी एक सोने की मोटी चैन आकर उसके पैर में गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर जैसे ही अलमारी में उसे रखने चलती है, तभी कम्मो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन सीना चोरी से नहीं, वही हाल तुम्हारा है। तुम्हें क्या लगा मुझे याद नहीं आया कि तुम हमारे गांव की नामी चोर हो? मैं तो अपनी बहन के कारण चुप थी कि उसका दिल ना टूट जाए। आपको गलतफहमी हुई है मौसी जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे बनाने की कोशिश मत करो और अपनी आदतें सुधार लो। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम मुझे दोबारा चोरी करते हुए पकड़ी गई तो मैं राकेश और शारदा को सब कुछ बता दूंगी। इस समय अपनी गलती मान लेना ही ठीक है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी जी, मैं आज के बाद कोई चोरी नहीं करूँगी। आप किसी से कुछ मत कहना। कम्मो रजनी को एक मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और रजनी एक एक करके घर का महंगा और अच्छा सामान एक बैग में भरना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ शारदा अपनी बहू की पहली दावत में
कोई कमी नहीं रखती। सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है। गांव के सभी लोग दावत के लिए उसके घर इकट्ठा होते हैं। तभी कम्मो शारदा से कहती है, अपने खानदानी जेवर भी बहू को दे दे, ताकि जब भी वो तैयार होकर बाहर आए तो सबको पता चले कि शारदा देवी की बहू आई है। हाँ दीदी, ये बात तो आपने सही कही। वैसे भी वो गहने इतने भारी हैं कि अब मुझसे तो पहने ही नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, जा तू बहू को गहने दे दे और मैं मेहमानों को देख लेती हूँ तब तक। शारदा अपनी बहन की बात मानकर अपने सारे खानदानी गहने अपनी बहू को दे देती है। गहने पाकर रजनी की आंखें खुल जाती हैं। एक तरफ सभी दावत के मजे ले रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ रजनी सारा सामान समेटकर लोगों की भीड़ में 9-11 हो जाती है। कुछ देर बाद जब शारदा रजनी को बुलाने जाती है तो वो कमरे में नहीं थी। शारदा जल्दी से ये बात कम्मो को बताती है। मुझे पहले ही पता था, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती है। दीदी, आप कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बहू पता नहीं कहाँ चली गई। अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? शारदा, तुम्हारी बहू एक चोर है। तुम्हारा घर न टूट जाए इसीलिए मैंने तुम सबको अभी तक नहीं बताया था ये सब। कुछ ही समय में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी शारदा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी 2 लेडी कांस्टेबल रजनी को पकड़कर कम्मो के पास लाती है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर में चोरी करके भाग जाओगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने जानकर तुम्हें वो खानदानी जेवर दिए थे। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम अपनी चोरी करने की आदत को चुनोगी या अपने घर वालों के भरोसे को, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम कभी नहीं बदल सकती हो। दीदी, आपने इसे पकड़वाया कैसे? मैंने पहले ही पुलिस को सारी बातें बता दी थी, क्योंकि गांव का इंचार्ज मेरा देवर है। सभी पुलिस वाले इस पर नजर रखे थे। जैसे इसने गांव से भागने की कोशिश करी, सबने इसे पकड़ लिया। सभी गांव वाले कम्मो के दिमाग की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो रजनी से अपनी बहन के खानदानी जेवर वापस लेती और उसे पुलिस के हवाले कर देती है। इस तरह से आखिरकार शारदा की चोर बहू को उसके किए की सजा मिल जाती है और उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। कुसुम अपने बेटे नवीन से इसलिए परेशान रहा करती थी क्योंकि नवीन अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता था। अब तो नवीन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले तो नवीन की माँ कुसुम ही परेशान थी। लेकिन अब नवीन की शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी सुजाता उससे परेशान रहने लगी थी। सुबह के 12 बज गए, लेकिन अब तक आपसे उठा नहीं जा रहा है। हाँ, शादी को महज 1 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब क्या चाहती हो? मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाऊं क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बिना बोले खुद का कुछ काम भी करो। मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। अब सुबह के 12 बजे उठने के बाद कुसुम नवीन को खाना देती है। अब नवीन खाना लेकर ही सोफे पर बैठे हुए सोता हुआ मिलता है। तभी विमला का कुसुम के घर आना होता है। राम रे राम, कुसुम इसे क्या हो गया? देख तो जरा कैसे खाना लिए नींद ले रहा है। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कब छोड़ेगा अपना आलसपन। अभी अभी इसे बहू ने उठाया है और अब मुझसे खाना मांगकर यहाँ नींद ले रहा है। कुछ भी कह कुसुम, इसके लिए आलस इतना ठीक नहीं है। इसे सुबह सुबह ही काम पर भेजा कर। वैसे कुछ भी कह, मैं बेटों के मामले में बड़ी किस्मत वाली हूँ। कुसुम और विमला नवीन की कामचोरी के और आलस के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी सुजाता आती है और नवीन के मुंह पर पानी मार देती है। कौन है? कौन है? ये तेरी माँ है और ये तेरी बीबी है। तो क्या तू इन्हें भी भूल गया? मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। नवीन कामचोर और आलसी तो था, लेकिन जब उसका मन होता या घर वाले ताना देते तो वो महीने में 15 दिन ऑफिस चला जाता था। अब देर शाम नवीन अपनी पत्नी सुजाता के साथ मार्केट जाता है। अब चलोगे भी जल्दी तो शायद मार्केट जल्दी पहुंचकर वापस भी आ जाए, क्योंकि आपको तो शर्म आ नहीं रही होगी अपनी सुंदर सी नई नवेली बीवी को ऐसे पैदल मार्केट ले जाते हुए। तो तुम क्या चाहती हो? हवाई जहाज मंगवा दूं अब तुम्हारे मार्केट जाने के लिए मैं? वो भी तुम्हारी बस के बाहर है। चलो जल्दी। अब दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुजाता शॉपिंग करने के बाद अपने पति नवीन के कंधों पर
2 झोले लटका देती है। अब नवीन धीरे धीरे चल रहा होता है और सुजाता फोन चलाते हुए आगे आगे चल रही होती है। अगर आज हम घर पहुंच गए तो सबको खाना मिल जाएगा, वरना सुबह यही चाय पीकर घर से निकल लेंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे यार चल ही तो रहा हूँ। एक तो तुमने अपने पति को पति का दर्जा कम और नौकर की उपाधि ज्यादा दे रखी है। अब दोनों पति पत्नी बातें करते हुए लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुजाता के पीछे से एक चोर आता है और वो सुजाता का फोन छीनकर भागने लगता है। मेरा फोन! चोर! चोर! अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसे पकड़ो! अरे फोन ले गया मेरा। अरे ये थैली लोगी तभी तो भाग पाऊंगा ना। हाँ लाओ दो और जल्दी भागो उसके पीछे। नवीन सुजाता को दोनों थैले पकड़ा देता है और कुछ दूर भागकर रुक जाता है। अरे रोहित तू यहाँ? यार भाई देख ना, तेरी भाभी का फोन, वो चोर लेकर भाग रहा है, उसे रोकना यार। क्या बात है, अपना सारा काम जब इससे ही करवा लेते हो तो ये भी इसी से कह देते ना कि मेरे बदले शादी भी तू ही कर ले। इतना बोलकर सुजाता घर की तरफ निकल जाती है और नवीन रोहित के पीछे। अब सुजाता घर पहुंचकर खूब रोती है। माँ जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने आपके बेटे से ही शादी की थी। वो तो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आपके बेटे की आलस की वजह से चोर मेरा फोन छीन कर ले गया। क्या? और वो कहाँ है? फोन के पीछे भागने को कहा तो उनके दोस्त रोहित मिल गए। बस क्या था, उससे देख उनसे कहने लगे मेरी बीवी का फोन लेकर आ। इधर शाम के चोर के पीछे गए रोहित और नवीन घर करीब 10 बजे घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सुजाता अपने पति से कहती है, जी कहाँ है मेरा फोन? मिला चोर? आपने उसकी अच्छे से धुनाई तो की ना? अरे भाभी मैं उसके पीछे भागा था लेकिन वो भाग चुका था, जिसके बाद नवीन ने कहा हम पार्क चलते हैं, तो हम पार्क चले गए। माँ जी मैंने कहा था ना, अपने दोस्त से मिलने के बाद इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये चोर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। नवीन जितना आलसी और कामचोर था, उससे कई ज्यादा फुर्ती उसे अपने दोस्त में दिखाई देती है। उसे देख पूरे दिन का सोया नवीन कहीं भी जाने को तैयार हो जाता था। अब अगले रोज विमला कुसुम के घर में एंट्री लेती है। कुसुम ये ले लड्डू खा, तुझे पता है मैं दादी बन गई। क्या बात है विमला आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू देख रही है ना विमला को, इसके बेटे की शादी को साल भर ही हुए हैं और यहाँ तुझे शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन तुझे अपनी सास के सुख का ख्याल ही नहीं है कि अपनी सास के लिए एक पोता पोती ला दूं। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा होगा आप अपने बेटे के बारे में एक बार याद करें कि वो कितना आलसी है। भला कोई इन सब काम में भी आलस दिखाता है क्या? कुसुम और सुजाता तो नवीन की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक रोज सुजाता हॉल में आकर जैसे ही लाइट जलाती है, वैसे ही उसे करंट लगने लगता है और सामने नवीन बैठा होता है और जो सुजाता की कोई मदद नहीं कर रहा होता। तभी कुसुम सुजाता को देखकर उसकी जान बचाती है। आलसी कामचोर तू तो पहले से ही है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सामने तेरी बीबी को करंट लगा हुआ है और तू बैठा आराम से देख रहा है। माँ जी अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा पति तो बिल्कुल नोबिता जैसा निकला। मुझे क्या पता था मेरे मनपसंद कार्टून का ये कैरेक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अरे माँ सच में इसे करंट ही लगा था ना, मुझे तो लगा ये मुझे गलत इशारे कर रही है। राम रे राम, क्या करूं मैं अपनी इस औलाद का। किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना किसी की जान जानी तो पक्की है। अब अगले दिन ही देर शाम नवीन का दोस्त रोहित नवीन को लेने उसके घर आता है और नवीन भी अपने दोस्त रोहित के साथ घूमने जाने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों देर शाम अपने एक तीसरे दोस्त के जन्मदिन में जा रहे थे। दोनों बाइक पर बैठे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रोहित नवीन से कहता है, भाई मैंने बाइक रोक दी है, तू जा केक ले आ सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, भाई तू ही चला जाना। अपने भाई के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? अरे यार सच कहती है तेरी मम्मी, तू एक नंबर का आलसी और निकम्मा हो गया है। बिल्कुल नोबिता जैसा कामचोर है तू। चल ठीक है अभी जा, वरना हमें उसके घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। अब जैसे ही रोहित साइड में बाइक लगाकर केक की दुकान तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी सामने से ट्रक आता है और वो सीधा रोहित को ठोकर मारकर निकल जाता है। रोहित रोहित एक पल में ही सब बदल चुका था, क्योंकि रोहित को बहुत चोट आ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां रोहित को बचाया नहीं जा सका, जिसे देखकर नवीन को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसके आलसपन और कामचोरी का इतना बड़ा नतीजा होने वाला था,
ये उसे भी नहीं पता था। अब नवीन अगली सुबह घर जाता है। आ गया निकम्मा, अब आ ही गया है तो ऑफिस के लिए निकल, सोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नवीन, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? माँ, मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, वो भी मेरी गलतियों की वजह से। मेरा दोस्त रोहित, उसे मैंने खो दिया माँ, सारी गलती मेरी है। ये तू क्या बोल रहा है? कल तो वो तेरे साथ ही गया था। हाँ माँ, मेरी आंखों के सामने वो बेसुध पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे आलस और कामचोरी ने उसकी जान ही ले ली माँ। मैं कहती थी आपको, किसी दिन आपका आलस बनना आपके लिए मुसीबत बनेगा। नवीन इस हादसे के बाद अपने साथ हुई चीजों को तो सुधार लेता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी वापस नहीं ला पाता, जिसका दुख उसे जिंदगी भर रहने वाला था। पल्लवी को शुरू से ही बर्गर खाना अच्छा लगता था, इसीलिए वो हमेशा ही बर्गर खाती रहती। एक दिन पल्लवी अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि तभी पल्लवी को रास्ते में उसके जीजा जी मिल जाते हैं। अरे पल्लवी, तुम कहाँ जा रही हो? जीजा जी, वो मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ। अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, तो मैं सोच रही थी कि कोई मुझे मिले, और देखिए आप मुझे मिल गए। भूख लगी है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, बताओ क्या खाओगी? जीजा जी, मुझे ना बर्गर खाना है। सबसे ज्यादा तो मुझे बर्गर ही पसंद है। हम बर्गर खाने चलते हैं ना? यही मेरे कॉलेज के पास बहुत ही अच्छा बर्गर बनाने वाली रेडी है। इसमें बताने वाली क्या है, चलो हम चलते हैं। पल्लवी अपने जीजा जी के साथ कॉलेज के पास वाले कैफे में जाती है, जो खास बर्गर के लिए फेमस था। पल्लवी और उसके जीजा जैसे ही वहां पहुंचते हैं, तो जीजा जी देखते हैं कि सामने से उनकी पड़ोसन आनंदी आ रही है। अरे आनंदी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें भी यहाँ के बर्गर बहुत पसंद है क्या? क्या आप भी ना कभी अपनी बीवी को छोड़कर मुझ पर भी ध्यान दे दिया करो, तब आपको पता चलेगा कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। अरे जीजा जी, आप इन्हें जानते हो क्या? यही तो है इस कैफे की मालकिन। क्या आनंदी, ये तुम्हारा कैफे है? लेकिन तुमने कभी बताया नहीं कि तुम बर्गर का बिजनेस करती हो। ये तो आज मैं यहाँ आ गया तो मुझे पता चल गया, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। वही तो, आपको कुछ पता ही कहाँ चलता है, मैं ही आपको सब कुछ बताती हूँ। वैसे आज तो मेरे बिजनेस और इस कैफे में 4 चांद लग गए हैं। आप जो यहाँ आए हैं, बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? हमारे लिए 2 आलू टिक्के बर्गर कर दो। तुम भी आओ ना आनंदी, हमारे साथ तुम भी खा लो। पड़ोस में रहने के बाद भी तुमसे मिलना तो होता ही नहीं है। क्या? जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस है? जीजा जी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पता होता कि ये आपकी पड़ोसन है तो फिर मैं पैसे ही क्यों देती? क्या पल्लवी, तुम भी कुछ भी बोले जा रही हो। अरे पड़ोसन है ये हमारी, कोई अंबानी नहीं है जो इसे पैसे नहीं देंगे हम। आनंदी आओ, आज तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए यहाँ तो क्या कहीं भी बैठने को तैयार हूँ। क्या 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 कहा तुमने? क्या जीजा जी, आप भी ना? अरे ये आपकी पड़ोस पे रहती है, जब मन करे बात करते रहना आप। अभी तो फिलहाल हम बर्गर खाने आए हैं तो बर्गर खाते हैं ना, एक दूसरे का दिमाग नहीं। आनंदी को पल्लवी के जीजा जी बहुत पसंद थे, इसीलिए वो हमेशा ही उन पर लाइन मारा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक रात पल्लवी को बहुत ज्यादा बर्गर खाने की क्रेविंग हो रही थी और वो बेड से उठकर अपनी कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगती है। अब इतनी रात को मैं बर्गर कहाँ से लाऊं? अब अगर बाहर से मंगवाया तो माँ को पता चल जाएगा और फिर वो बहुत ज्यादा ही मारेंगी मुझे। और तो और मुझे बर्गर भी जीजा जी की पड़ोसन का ही पसंद आता है। माँ को क्यों ना मैं ये कहूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं दीदी के घर जा रही हूँ, तब तो माँ मुझे मना नहीं करने वाली है और जीजा जी की पड़ोसन तो बर्गर ही खिलाने वाली है मुझे। पल्लवी अगले ही दिन अपनी माँ से बात करके अपनी बड़ी बहन रुचि के घर चली जाती है। अपनी बहन के घर जाते ही पल्लवी अपनी बहन को गले से लगाती है। मैं तुझे इतने दिनों से बुला रही थी, तब तो तुमसे आया नहीं गया मुझसे मिलने, और अब अचानक से कैसे आ गई? क्या हुआ? माँ ने भगा दिया सच में, या बड़ी बहन की याद आ गई तुझे? क्या दीदी, आप भी ना, मुझे तो आपकी याद रोज आती है, लेकिन अब ये बात तो आप भी जानती हो ना कि आपके घर ही आकर नहीं रह सकती ना मैं। माँ ने भी यही बोला था कि बाद में चली जाऊँ। चल कोई बात नहीं, तू आ गई, ये बहुत अच्छा किया तूने। मैं तो तुझे हमेशा से याद करती रहती थी और उन्हें भी मैंने कितनी बार कहा कि ले आओ पल्लवी को कुछ दिन यहाँ, लेकिन उन्हें काम से फुर्सत ही कहाँ है।
दीदी कोई नहीं ना, जीजा जी को क्यों परेशान करना, मैं तो आ गई ना आपसे मिलने। अच्छा तो ये बताओ कि आपके पड़ोस में जो आनंदी है वो कहाँ रहती है, उसका घर कौन सा है? तुम्हें हमारी पड़ोसन आनंदी के बारे में कैसे पता चला, और तू उनका घर क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जीजा जी ने एक बार बताया था कि वो बहुत ही अच्छे बर्गर बनाती है, तो मैंने सोचा अब जब भी आपके घर आऊंगी तो पड़ोसन के हाथ के बर्गर जरूर खाऊंगी। तेरे जीजा जी भी ना उसकी सारी खबर रखते हैं। पता है वो आनंदी तेरे जीजा पे लाइन मारती रहती है, और ये है कि कुछ कहते ही नहीं, बस हंसते रहेंगे, मुझे जलाते रहेंगे। क्या जीजा जी ऐसे करते हैं? कोई बात नहीं दीदी, आप टेंशन मत लो। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं जीजा जी को भी सुधार दूंगी और जीजा जी की पड़ोसन को भी सुधार दूंगी। आप बस घर बताओ उसका। पल्लवी अपनी बहन से आनंदी का घर पता करके सीधा उसके घर चली जाती है। अरे तुम तो उनकी साली हो ना, वो नहीं आए तुम्हारे साथ? बर्गर तो खिलाओ, फिर तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। पूरी बात? क्या मतलब है पूरी बात का? अरे मेरे जीजा जी तो अपनी पड़ोसन यानी तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते हैं। चलो बर्गर खाते खाते पूरी बात बताती हूँ तुम्हें। बर्गर तो खिलाओगी ना मुझे या नहीं? हाँ क्यों नहीं। अरे उनकी साली हो तुम, और तो और तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। अच्छा वैसे ये बताओ कि तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में बात करते हैं क्या? बातें? ये भी क्या बोल रही है तुम? जीजा जी तो पागल है पागल, वो तो हमेशा यही बोलते रहते हैं। अगर मेरी बहन से उनकी शादी नहीं हुई होती तो उनकी पड़ोसन का बर्गर का बिजनेस वो भी संभाल रहे होते। हाँ ये तो सच ही है। पता है जब हम छोटे थे ना तो तुम्हारे जीजा जी और मैं साथ बैठकर बर्गर खाया करते थे, तो बस मैंने उनकी याद में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया। कहने को तो मैं अपनी दीदी की बुराई ही कर रही हूँ, लेकिन बात तो सच ही है कि मेरे जीजा जी के लिए ज्यादा सही तो तुम हो। मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हो, और जीजा जी को भी। तुम ना रोज मेरे घर आया करो, अपने जीजा जी को भी साथ लाया करो, मैं उनको बहुत बर्गर खिलाया करूँगी, और तुम्हें भी। मैं यहाँ बर्गर खाने ही तो आती हूँ। क्या हुआ, शांत क्यों हो गई तुम? और बताओ ना तुम्हारे जीजा जी मेरे बारे में और क्या क्या बातें करते रहते हैं? मैं उन्हें इतनी अच्छी लगती हूँ क्या? अगर मैं उन्हें इतनी ही अच्छी लगती हूँ तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? बंधन से तो बंधे हैं ना, शादी के बाद कहाँ ये सब कर सकते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी सारी बातें बताती रहूंगी और तुम्हारी भी सारी बात जीजा जी तक देती रहूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अगर 2-4 बर्गर पैक कर देती तो अच्छा होता ना। अरे क्यों नहीं, तुम तो इतनी प्यारी हो। रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बर्गर पैक करवा देती हूँ। पल्लवी अपने जीजा जी की पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का बहुत फायदा उठा रही थी और यहाँ अपनी बहन को झूठ बोलकर आनंदी से बर्गर खाया करती। वहाँ आनंदी को झूठ बोलती और अपने जीजा के बारे में ऐसे ही कई दिन तक झूठी बातें बताती। कुछ दिनों बाद पल्लवी के जीजा जी का जन्मदिन होता है, तो सब लोग वहाँ मना रहे थे कि तभी वहाँ आनंदी बर्गर लेकर आती है। आपने तो मुझे अपने जन्मदिन पर बुलाया ही नहीं और मैं पगली आपका इंतजार करती रही। पल्लवी तुमने अपने जीजा जी को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? खबर नहीं पहुंचाई? पल्लवी ये क्या बोल रही है आनंदी, कौन सी खबर? कुछ नहीं, शायद आनंदी जी मजाक कर रही होंगी। तुम्हें घर में बुलाया किसने? तुम यहाँ कैसे आई? और पल्लवी ये क्या बोले जा रही है? जाओ आनंदी यहाँ से। नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ तुम्हारी बहन ये बोलती है कि तुम्हारा पति मेरे पीछे पागल है और मुझसे बर्गर ले जाती है। और पल्लवी तुम अब क्यों चुप खड़ी हो? रुचि मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मेरा बोलना जरूरी है। यहाँ तुम्हारी बहन मेरी पड़ोसन का बर्गर बिजनेस का फायदा उठा रही है और वो भी मेरे नाम पर। इसलिए पल्लवी तुम वापस अपने घर जाओ अब। पल्लवी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसको वापस भेज दिया जाता है। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।